repeated experiences of something new. हील करने का एक तरीका होता है कि आप नए एक्सपीरियंसेस बनाते चले जाओ। जितने नए पॉजिटिव और सक्सेसफुल एक्सपीरियंसेस बनाएंगे उतना आप पुरानी चीजों से दूर होंगे। और ये बनी बात आई है, once the decision to be open to healing is made, the couple must experience repeated experience of something new. नई मेमोरीज बनाओ, नए एक्सपीरियंसेस इकट्ठा करो। If the behavior or behaviors which created the wound continue, कुछ एक ऐसा बिहेवियर है आपके पार्टनर का जिसकी वजह से बार बार आपको वुंड्स मिल रहे हैं, या आपका बिहेवियर है पार्टनर को वुंड्स मिल रहे हैं, तो उस बिहेवियर पे आपको काम करना पड़े। और अगर आप उस बिहेवियर पे काम नहीं कर रहे हैं तो फिर वहां पे ट्रस्ट रीबिल्ड नहीं हो पाएगा। आपको वो बिहेवियर पैटर्न्स को ब्रेक करना पड़ेगा आइडेंटिफाई करके। Maybe the couple will be able to talk about the behavior in a new way. Maybe the fact that behaviors are no longer kept the secret is the something new. हो सकता है कि आप एक दूसरे से ओपनली उन चीजों पे बात ना कर पाए, हो सकता है आप नए तरीके ढूंढ लें, बट द पॉइंट इज आपके बीच में जब आप इन चीजों को हील करते हो, बिहेवियर्स पे काम करते हो, तो एक ट्रस्ट का होना बहुत जरूरी है, फेथ होना चाहिए। इन द केस ऑफ एन अफेयर, अगर पार्टनर का अफेयर चल रहा है, देयर इज नो रूम फॉर द बिहेवियर टू कंटिन्यू। और फिर वो बिहेवियर को कैसे भी करके आपको वहां से हटाना पड़ेगा। हीलिंग विल नॉट हैपन इफ इनफिडिलिटी कंटिन्यूज। अगर वो इनफिडिलिटी चलती जा रही है और इधर से आप उन चीजों को करेक्ट करने के लिए काम कर रहे हैं, वुंड्स को हील करने के लिए काम कर रहे हैं, तो वो नए वुंड्स मिलते रहेंगे। तो इस केस में पहले आपको उसके इनफिडिलिटी इश्यूज आ रहे हैं, जिस वजह से इनफिडिलिटी हो रही है या अफेयर हो रहा है, आपको पहले वो रीजंस को खत्म करना पड़ेगा। जब आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के या इनफिडिलिटी के रीजंस को खत्म करेंगे कि इस वजह से अफेयर हो रहा है, ये रीजन खत्म कर दिया, फिर जब आप वुंड्स पे काम करोगे, उनको हील करने के लिए काम करोगे, तो चीजें आपको 100% रिजल्ट देंगी। बट जब तक आप रूट में जाके अफेयर के रीजन को खत्म नहीं करेंगे, आप कितना भी खुद को हील करते चले जाएं, आपको हर बार नए वुंड्स मिलेंगे। इसलिए यहाँ पे जब भी ऐसा केस लेके लोग आते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल का, तो पहले हम उनके अफेयर होने की वजह को खत्म करते हैं, जिस रीजन से उनका अफेयर हुआ है उस पे काम करते हैं, फिर हम हीलिंग की तरफ जाते हैं। The nervous system timeline. Mistrust is the primal response, a survival strategy. It's not a choice. Sometimes mistrust stems from real relationship events. कभी कभी रिलेशनशिप में या आपकी मैरिड लाइफ में कुछ ऐसे इवेंट्स हो जाते हैं जो मिसट्रस्ट क्रिएट कर देते हैं। ट्रस्ट लूज भी नहीं होता, बट ट्रस्ट उस लेवल पे भी नहीं रहता। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। ये जो भी थे, काइंडली म्यूट योरसेल्फ। Often it is a combination of two. Mistrust is one's nervous system saying that there is a threat. एक जन को लग रहा है वहां पे कुछ थ्रेट है, उसको फियर फील होता है एक पार्टनर, आई एम नॉट सेफ। और दूसरी तरफ से क्या आता है नर्वस सिस्टम से, बी केयरफुल एंड फाइंड सेफ्टी। दो चीजें आ रही हैं आपके माइंड में कि यहाँ पे थ्रेट है, मुझे इस इंसान से मुझे थ्रेट है, ये कभी भी मुझे हर्ट करेगा या चीट करेगा, मैं यहाँ पे सेफ नहीं हूँ। फिर क्या थॉट आता है, मुझे बच के रहना है, मुझे केयरफुल होना है एंड मुझे अपनी सेफ्टी पे काम करना है। तो जब इस तरीके की फीलिंग्स आती है ना, तो आपका नर्वस सिस्टम मिसट्रस्ट की तरफ चला जाता है। उसको ये नहीं समझ में आता कि अब मैं इस इंसान पे ट्रस्ट करूं कि ना करूं, करना भी है और नहीं भी करना। तो ये कंफ्यूजन वाली सिचुएशन वहां पे बनती है। इन द राइट कॉन्टेक्स्ट, मिसट्रस्ट कैन कीप अस अलाइव। When there has been an attachment wound in a relationship, the nervous system will decide when it's ready to trust again.
ट्रस्ट इज अ फेल्ट सेंस ऑफ सेफ्टी। जब आपको ट्रस्ट आ रहा है तो आप सेफ्टी फील करते हो, आप सेफ फील करोगे। इंसान सेफ किसके साथ फील करता है? जिस पे वो ट्रस्ट करता है। जिस पे वो ट्रस्ट नहीं करता वहां पे वो सेफ फील भी नहीं करता। इट कैन बी वर्कड टूवर्ड्स बट नॉट फोर्स्ड। जबरदस्ती आप नहीं करवा सकते। Again, it will only come to be when a partner is open to it and when the right conditions are created for it to grow. आप उस तरीके की कंडीशंस को क्रिएट करना पड़ेगा कि मिसट्रस्ट खत्म हो, आप फुली ट्रस्ट करो, ट्रस्ट को अच्छे से बिल्ड करो और फिर आप चीजों को राइट डायरेक्शन में लेके जाओ। एग्जाम्पल्स ऑफ हीलिंग कम्युनिकेशन आर लाइक वुंडिंग पार्टनर, जो आपको वुंड दे रहा है, उसका खुद का जो बिहेवियर है एंड डज नॉट मेक एक्सक्यूज। अंडरस्टैंडिंग द बिहेवियर इज नॉट द सेम एज मेकिंग एक्सक्यूज। जो पार्टनर गलती कर रहा है या जो आपको वुंड दे रहा है वो आपको एक्सक्यूज नहीं देता, और जो जिसको वुंड्स मिल रहे हैं वो अपना पेन एक्सप्रेस करता है। इवेंट फ्रॉम प्लेस of self and vulnerability. This is how I was impacted. मुझे ये पेन हो रहा है, इससे मुझे ये इम्पैक्ट हो रहा है। This is how I was affected. This is how I hurt I was. This is how angry I feel. जो वुंड दे रहा है वो कोई एक्सक्यूज नहीं देगा, वो शांत रहेगा, ज्यादा से ज्यादा वो मैनिपुलेट करेगा चीजों। जिसको वुंड मिल रहा है वो उन चीजों पे रिएक्ट करेगा, वो बताता है कि मेरे को पेन हो रहा है या ये चीजें ऐसी हो रही है, मीन्स वो आपको वार्निंग साइंस दे रहा है। Wounding partner is able to hear and validate the feelings of wounded partner without getting defensive, shutting down, being overly apologetic, trying to convince, shame spiraling, counter blaming, or any other response which is not simply being present. जो आपका पार्टनर आपको वुंड दे रहा है, एक्स्ट्रा मैरिटल का एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे हस्बैंड का अफेयर था, वाइफ को पता लगा, हस्बैंड उसमें कैसे रिएक्ट करता है? बिल्कुल साइलेंट हो जाएगा। उसको पता है कि मेरे पार्टनर को क्या फील हो रहा है, क्या उसकी फीलिंग्स है, वो वैलिडेट कर सकता है, बट चुप रहेगा या फिर डिफेंसिव हो जाएगा या फिर ब्लेम करेगा, तुम्हारी वजह से मेरा अफेयर हुआ, तुमने ऐसे किया तो मैंने बाहर अफेयर चलाया, काउंटर ब्लेमिंग। और ज्यादातर लोग पहले तो साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं। और एनी अदर रिस्पॉन्स विच इज नॉट सिंपली बीइंग प्रेजेंट, open validating or comforting. Example, I hear how much this hurt you and I am right here. Wounding partner does not pressure wounded partner to get over it. जो पार्टनर वुंड दे रहा है ना, आपको पेन दे रहा है, और जिसको पेन मिल रहा है, हस्बैंड अगर दे रहा है, वाइफ को मिल रहा है, तो हस्बैंड कभी उसको ये नहीं बोलेगा गेट ओवर इट, शांत हो जाएगा या वो ब्लेम करेगा। जिसको वुंड्स मिल रहे हैं, जिसको पेन मिल रहा है, डज नॉट प्रेशर देमसेल्फ टू गेट ओवर इट इधर। दोनों ही एक दूसरे को कभी प्रेशर नहीं देंगे, बट ब्लेम करते रहेंगे। Nobody wants to event to continue to negatively, और दोनों में से कोई नहीं चाहता कि ये नेगेटिव इवेंट्स चलते रहे या झगड़ा चलता रहे, आर्ग्यूमेंट्स और कॉन्फ्लिक्ट्स चलते रहे, क्योंकि दोनों को इस चीज की समझ होती है कि इससे उनका रिश्ता तो खराब हो ही रहा है, चाहे वो वुंडेड पार्टनर हो चाहे वो वुंडिंग पार्टनर। बट ट्राइंग टू स्पीड अप द प्रोसेस विल ओनली डू द ऑपोजिट। बट आपको चीजों को ठीक करने के लिए जल्दी से जल्दी काम करना पड़ेगा। Negative cycle is stabilized. Attachment wounds can happen if eroded by the poor communication on the part of both partners. अगर दोनों एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन खराब है ना, सही से नहीं कर पा रहे हैं, तो चीजें ठीक नहीं हो पाएंगी। That does not mean relationship problem cause people to behave badly. रिलेशनशिप प्रॉब्लम की वजह से लोग बैड बिहेवियर नहीं करते एक दूसरे के साथ।
बिहेविंग बैडली इज अ चॉइस, प्लान करके करते हैं, चॉइस होती है उनकी। एंड ऑल अडल्ट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एक्शन एंड द वे दे मैनेज देयर फीलिंग्स। दो चीजें होती हैं, आपकी फीलिंग्स, आप क्या फील कर रहे हो, एंड वो फीलिंग्स के चलते आप सामने वाले के साथ कैसा बिहेवियर कर रहे हो। आप फ्रस्ट्रेटेड हो, आप अपनी फ्रस्ट्रेशन के चलते अपने पार्टनर पे ब्लेम कर रहे हो, उस पे गुस्सा कर रहे हो। फ्रस्ट्रेशन इज योर फीलिंग, अपने पार्टनर पे गुस्सा करना, ब्लेम करना या उसको साइलेंट ट्रीटमेंट देना इज योर बिहेवियर। तो अगर आप हर्ट फील कर रहे हो, आप उस सिचुएशन में अपने पार्टनर के साथ बैड बिहेव करते हो, तो इट्स योर चॉइस। सब समझदार हैं, सब एडल्ट हैं, सबको पता है क्या फील कर रहे हैं और क्या बिहेव कर रहे हैं। तो आप अगर ऐसा बैड बिहेवियर कर रहे हो तो इट्स योर चॉइस और वो आप सोच समझ के कर रहे हो। पुअर कम्युनिकेशन वाया अ नेगेटिव कम्युनिकेशन साइकिल लीव पार्टनर्स फीलिंग अनहर्ड। एक तो पहले से कम्युनिकेशन खराब है, फिर ऊपर से आप नेगेटिव कम्युनिकेशन कर रहे हो, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, तुम्हें कहने का कोई फायदा नहीं है, ये इंसान तो कभी सुधरने नहीं वाला है, मेरे को पक्का पता है ये बहुत जिद्दी है, उसने तो कभी सुधरना ही नहीं। So these are the examples of negative communication. होपलेस हो जाना, demoralized all the time, फिर अटैक करना, फ्रस्ट्रेट होना, सैड होना, गुस्सा करना, ये सारे क्या है, नेगेटिव कम्युनिकेशन स्टाइल्स हैं। एंड नेगेटिव कम्युनिकेशन स्टाइल के साथ आप चीजों के सोल्यूशन के ऊपर नहीं आ सकते। एंड these all negative communication styles are also known as poor communication. The solution here is to do the relationship work needed for you and your partner to get unstuck from the negative cycle. आपको इस negative cycle से बाहर आना पड़ेगा if you really want to heal the wounds. Block to healing. If over the significant period of time the healing process is not completing, the following could be happen. Each partner has wounds. दोनों को ही wounds मिलते हैं, और there are multiple wounds. In which case the couple is overwhelmed with and will need a professional help them to come out of the negative zone. कई बार रिलेशनशिप में ट्रबल इतना ज्यादा हो जाता है, इतने आपको अटैचमेंट या रिलेशनशिप के बॉन्ड्स मिलते हैं कि आपको प्रोफेशनल के पास जाके उनसे बाहर आने को सीखना पड़ता है। वो नेगेटिव साइकिल को कैसे ब्रेक करना है उस पर आपको सीखना पड़ेगा। वन और बोथ पार्टनर्स चूज टू नॉट वर्क टुवर्ड्स हीलिंग, the wounding behavior is still going on. अगर आप ये चूज करते हो कि इस पे हम काम नहीं करेंगे, या दोनों में से एक जन कह लेता है कि चलो छोड़ो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो बार बार आपको वुंड्स मिलते रहेंगे, क्योंकि आपका वो जो पैटर्न है, आपका जो स्टाइल है, वो ब्रेक ही नहीं हो रहा है। The couples get stuck in a negative cycle when they attempt to talk about the wounds. और जब भी वो बात करते हैं ना, इट्स वेरी कॉमन, वो नेगेटिव साइकिल में अटक जाते हैं, गुस्सा करेंगे, ब्लेम करेंगे, एक दूसरे पे चिल्लाएंगे, फिर फियर आएगा, फिर वो स्टबन हो जाएंगे, इंसान कभी नहीं सुधरने वाली स्टेटमेंट में। और ये नेगेटिव है। इन स्टेटमेंट्स के साथ, ये थॉट के साथ आप कभी भी चीजों के सोल्यूशन पे नहीं आ सकते। वन और बोथ पार्टनर्स हैव अनरिजॉल्व्ड पर्सनल इश्यूज गेटिंग इन द वे ऑफ हीलिंग। समटाइम्स कुछ पर्सनल इश्यूज ऐसे होते हैं जो आप कवर अप नहीं कर पाए हो अभी तक, और फिर वो आपके रिलेशनशिप के बीच में आते हैं और आपको लगता है कि ये प्रॉब्लम या ये पेन आपको आपके रिलेशनशिप की वजह से हो रहा है, बट एक्चुअल में वो आपके कुछ पर्सनल इश्यूज की वजह से आपको वो वुंड्स मिल रहे होते हैं या पेन हो रहा होता है। The wound was so big or such a major breach of the value system. The trust can never fully be restored. The couple simply can't negative the process on their own, will need a professional help to walk them through the process. अगर खुद से नहीं कर पा रहे हैं, there is no harm to go to the professionals. How to heal attachment wounds? इनको अब heal कैसे करेंगे? Number one is self awareness.
अंडरस्टैंडिंग योर अटैचमेंट स्टाइल, 4 स्टाइल है, अभी मैंने स्टार्टिंग में बताए थे। इसके एंड में आपसे मैं पूछूंगी कि आपका अटैचमेंट स्टाइल कौन सा है, और सबको आंसर देना है 1 वर्ड में। तब अब कैसे उसको हील करेंगे? सेल्फ अवेयरनेस, आपको पता होना चाहिए आपका अटैचमेंट स्टाइल क्या है, आपके पैटर्न्स क्या हैं, एंड वो पैटर्न्स कितने क्रूशियल हैं आपके अटैचमेंट को लेके, या आपके अटैचमेंट वुंड्स को लेके कितने क्रूशियल हैं। सेल्फ, आपको आपके बारे में पता होना चाहिए। बट होता क्या है, हम अपने पार्टनर के बारे में सारी जजमेंट करते हैं, हम अपने बारे में नहीं करते। जिस दिन आपने अपने स्टाइल्स को पहचान लिया, अपने पैटर्न्स को पहचान लिया, आपकी प्रॉब्लम्स वहीं पे सॉल्व हो जाएगी। पार्टनर को बदलने पे छोड़ो, खुद पे ध्यान दो। डेवलपिंग सेल्फ कंपैशन, practice self kindness and accepting your vulnerability can help heal the inner child who may feel insecure. आज अगर ये प्रॉब्लम आ रही है, दिस इज नॉट द प्रॉब्लम जो आपको आपके रिलेशनशिप से मिली है, ये प्रॉब्लम बचपन में आपको मिली है, टेंडर माइंड में मिली है। तो उन चीजों पे आपको काम करना पड़ेगा, खुद के लिए अच्छे वर्ड्स यूज करना है। काइंडनेस का मतलब ये नहीं है कि खुद को बेचारा बना देना है, भाई मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ही खराब हो रहा है, मेरे साथ ही सब ऐसा करते हैं, मेरा पार्टनर मुझे ही ब्लेम करता है। ये तो आप फिर विक्टिम जोन में चले जाओगे। पॉजिटिव वे में आपको सेल्फ काइंडनेस प्रैक्टिस करना है, अपनी वल्नरेबिलिटीज को एक्सेप्ट करना है, फिर आप उनको हील सही से कर पाएंगे। बिल्डिंग अ हेल्दी रिलेशनशिप, intentionally creating a safe and supportive relationship with the people who can provide consistent emotional support। आपके आसपास जो भी लोग हैं जो आपको इमोशनल सपोर्ट दे रहे हैं, उनके साथ एंड स्पेशली विद योर स्पाउस आपको एक सेफ एंड सपोर्टिव रिलेशनशिप मेंटेन करना है। ऐसा नहीं है कि हमेशा हमारा पार्टनर ही हमें सब देगा, पहले आप उसको देंगे, फिर आपको वहां से डबल नहीं, ट्रिपल नहीं, 10 टाइम्स नहीं, आपको 100 टाइम्स मिलता है। एंड दिस इज द रूल ऑफ यूनिवर्स। हम देते नहीं है, हम सिर्फ लेने की इच्छा करते हैं, तो चीजें करेक्शन मोड पे या हीलिंग मोड पे नहीं आ पाती। माइंडफुलनेस प्रैक्टिस, हमेशा प्रेजेंट पे रहो। टेक्निक्स होती है माइंडफुलनेस की, अलग अलग होती है, यहाँ पे आई थिंक हर इंसान को अलग तरीके से माइंडफुलनेस सिखाया गया है, तो उसको आपको प्रैक्टिस करना है। और जब आप माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करते हैं ना, आपके अंदर सेल्फ अवेयरनेस आती है, आपके इमोशंस को लेके स्पेशली। आप अपने इमोशंस को अच्छे से रेगुलेट करना सीखते हो जब आप प्रेजेंट में रहते हो। अगर आप पास्ट और फ्यूचर में रहेंगे, प्रेजेंट में नहीं रहेंगे जहाँ पे एक्चुअल में आपको रहना चाहिए, तो आप अपने इमोशंस को रेगुलेट नहीं कर पाते। एंड अपने इमोशंस को रेगुलेट करना इज एन आर्ट। आपको पता होना चाहिए, एंगर वाला इमोशन आ रहा है, मुझे इसको ऐसे रेगुलेट करना है, मुझे इसको हैप्पीनेस की तरफ ऐसे टर्न करना है। राइट जाएंगे, फिर लेफ्ट जाएंगे, फिर थोड़ा सीधा जाएंगे, फिर लेफ्ट मुड़ जाएंगे, तो मैं अपने उस जोन में हैप्पीनेस वाले में आ जाऊंगी। ये आपको माइंडफुलनेस से पता लगता है। लीव इट, कुछ चीजों को छोड़ दो। समटाइम्स व्हाट वी हैव टू डू विद एनीवन इज टू लेट इट हील। टाइम इज द ग्रेटेस्ट हीलर। अगर कुछ चीजों को आप खुद से हील नहीं कर पा रहे, तो टाइम पे छोड़। Therapy, seeking professional therapy, particularly with the therapist, is the most effective way to address attachment wounds. Thank you so much.